हेलो दोस्तों, सूर्य स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित टॉपिक आपके हमारे यूट्यूब चैनल से कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो है फिलॉसफी ऑप्शनल की वीडियो भी डाल रखी है। अगर किसी का ऑप्शनल फिलॉसफी है तो वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 76(1) है उसमें बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है अधिकांश एग्जाम में, मोस्टली जो एग्जाम होते हैं, कि भारत के जो महान्यायवादी होता है उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है हमें, आर्टिकल 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत का कानूनी अधिकारी है, या हम कह सकते हैं कि वो भारत के लिए वकील का कार्य करता है। ठीक है, वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या वकील है। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करता है, जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो है भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी कृषि कानून को लेकर विवाद हुआ है, या जो नागरिकता संशोधन कानून है उनसे संबंधित जो भी याचिका दायर की जाती है भारत सरकार के खिलाफ, तो भारत सरकार का जो पक्ष रखा जाता है वो भारत का महान्यायवादी ही रखता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, महान्यायवादी भारत सरकार का जो है पक्ष रखते हैं अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों महान्यायवादी की बेसिक बात। अब दोस्तों आते हैं उनके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं उनकी योग्यता क्या है। तो दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी होता है उनकी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पहला यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उनकी योग्यताएं किसके समान होती है। उसमें आपको विकल्प मिल सकते हैं कि उनकी योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, या राष्ट्रपति के जो है योग्यताएं समान होती है, या उपराष्ट्रपति की योग्यताएं के समान होती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो उनकी योग्यताएं होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है। तो दोस्तों, जो उनकी जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, अब देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो दोस्तों यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। फिर दोस्तों, दूसरी योग्यता इसमें यह बताई गई है कि वो कम से कम 10 साल तक भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय हैं उनमें से किसी भी न्यायालय में, या कितने भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक जो है वो वकालत का या वकील का जो है अनुभव रखता हो। मतलब उसने जो है भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें सब में टोटल 10 वर्ष तक जो है उसने वकील का कार्य किया हो, तब जो है वो अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। या दोस्तों, कम से कम वो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है। या तो वो 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, तब जो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। और दोस्तों, एक तीसरी योग्यता ये भी है कि राष्ट्रपति की नज़र में जो है वो सुविख्यात विधि वेत्ता होना चाहिए, यानी कि कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तब वो जो है भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो है भारत के जो महान्यायवादी है उनकी योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई है। तो हमें ध्यान रखना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 10 वर्ष तक वकालत की हुई होनी चाहिए, 5 वर्ष तक वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या वो राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेत्ता हो। तो दोस्तों, 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो हम बता चुके हैं। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट बात। तो दोस्तों, उनकी पदा अवधि क्या होती है। ठीक है।
अटॉर्नी जनरल जो है उनका कार्यकाल कितने समय तक रहता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें जो है महान्यायवादी को कोई निश्चित पदावधि प्रदान नहीं की गई है। कहने का मतलब ये है कि जैसे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की जो पदावधि बताई जाती है कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी पदावधि बताई गई है कि वे 65 वर्ष तक की उम्र तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं। ऐसा कुछ महान्यायवादी के लिए जो पदावधि है उसे निश्चित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि वो राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो कभी भी हटा सकते हैं उसे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की मर्जी का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो है सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। तो अगर मंत्री परिषद को लगेगा कि उन्हें महान्यायवादी को हटाना है तो वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति जो है उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यही बात यहाँ बताई गई कि उसे किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति महान्यायवादी होता है उसे कौन उनके पद से हटा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति उन्हें जो है हटा सकते हैं। और दोस्तों एक बात यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी के लिए जो है पदावधि या कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या अनिश्चित। तो हमें ध्यान रखना है अनिश्चित जो है उसे जो है उनका पदावधि का कार्यकाल अनिश्चित है, मतलब संविधान में उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है कि वे कब तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उन्हें जो हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया आधार उल्लेखित नहीं किया गया। जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक आधार दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज असमर्थ हो जाता है या कुछ मिसबिहेवियर करता है तो उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, अगर वे संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। मगर दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके लिए कोई भी आधार या कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है, यानी कि उन्हें जो है कभी भी अपनी मर्जी से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी अब करंट की बात हम करें तो जो हमारे केकू वेणुगोपाल राव हैं वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए थे और उनका कार्यकाल जो है 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था। मगर उन्हें जो है 1 साल का जो है कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो हमें बताना है के वेणुगोपाल राव जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों अटॉर्नी जनरल के कार्य और शक्तियां की बात। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल को कुछ जो है कार्य दिए गए हैं और उन्हें कुछ शक्तियां भी दी गई हैं। तो दोस्तों उन्हें जो कार्य क्या दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं वे क्या होते हैं। अटॉर्नी जनरल वे जो है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे आवंटित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो राष्ट्रपति कानूनी सलाह लेना चाहता है तो वो महान्यायवादी से कानूनी सलाह ले सकता है, वो भी भारत सरकार के लिए, ठीक है। पहला कार्य तो यही है कि वो सलाहकार का काम करता है भारत की सरकार के लिए, ठीक है। इसमें मीडिएटर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात ये होती है जो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है तो उसमें जो है भारत सरकार के जो है वकील के रूप में वो उस न्यायालय में जो उपस्थित होगा और भारत सरकार का पक्ष वहां पर रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो उच्च न्यायालय है, अगर उच्च न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है तो भारत सरकार की तरफ से वो उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखेगा, ठीक है दोस्तों। फिर एक बात और है दोस्तों, यह संविधान या कोई उसे जो विधि द्वारा संसद द्वारा कोई अगर दूसरा कार्य दिया जाए, कोई अन्य कृत्य का निर्वहन करने के लिए किया जाए तो उसका भी जो है वो कार्य करेगा। दोस्तों ये जो है सामान्यतः उसका कार्य यही है कि जो भारत सरकार के खिलाफ जो भी याचिका है या भारत सरकार कोई सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले रही है तो वो उसका कार्य करता है, ठीक है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो कार्य करता है या भारत सरकार का एक तरह से कह सकते हैं वकील होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या क्या है ये हम बात अब करते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। तो दोस्तों पहली अधिकार तो यही है
कि वो भारत के जो राज्य क्षेत्र में कोई भी न्यायालय है वहाँ पर वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है। फिर दूसरा अधिकार दोस्तों ये है कि वो संसद के जो है दोनों सदन में बोल भी सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। या दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें मताधिकार के बिना, यानी कि वो जो संयुक्त बैठक होगी उसमें मताधिकार के अलावा जो है उसमें भाग भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, वो संसद की जो समिति है उसका सदस्य भी रह सकता है। ठीक है। और दोनों सदनों में बोल भी सकता है, मगर दोस्तों वो जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। मताधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सदन के किसी भी जो सदन है, कोई सा भी सदन है उसका सदस्य नहीं होता। अगर उसका सदस्य नहीं होगा तो उसे मताधिकार का जो है मताधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वाकई वो जो सारी जो सुविधाएं होती है संसद की वो सबका जो है भोगता है या सबका लाभ लेता है, मगर वो केवल वोटिंग ही नहीं करता है। तो दोस्तों जो है एक संसद के सदस्य की तरह जो है अटॉर्नी जनरल को सभी प्रकार के भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी संसद होती है, जो संसद राज्यसभा और लोकसभा उनके सदस्य होते हैं, उन्हें कुछ विशेषाधिकार, कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अधिकार मिला है, उन्हें जो है सब वेतन भत्ते मिले हुए रहते हैं। तो वो सब जो है दोस्तों अटॉर्नी जनरल को भी मिले होते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल को जो है संसद के किसी सदन में जो सुनवाई का अधिकार है या नहीं है, वो या कह सकते हैं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है या नहीं है, या उसे जो है सदन में जो है बोलने का अधिकार है या नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है वे सदन में बोल भी सकते हैं और कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, मगर हमें ध्यान रखना है वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो था अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है उनके अधिकार के बारे में था। अब दोस्तों उनकी कुछ सीमाएं, उसकी कुछ लिमिटेशन भी उन्हें जो है दी गई हैं। तो वो किस प्रकार है दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर किसी पक्ष में या किसी विवाद में वो भारत एक पक्ष है तो भारत जो अदर पक्ष है उनके उनके जो है पक्ष में जो है भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है। मतलब अगर भारत सरकार किसी ने याचिका दायर की है तो वो दूसरे के जो है दूसरे पक्ष की जो है तो उसके रूप में वकील का कार्य नहीं कर सकता। पहला तो यही जो है इनकी सीमाएं है। फिर दूसरी सीमा दोस्तों ये है कि जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है वह उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अगर भारत सरकार ने जो है उसे किसी पक्ष के लिए अदालत में जो है अपना पक्ष रखने के लिए भेजा है तो वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों तीसरी लिमिटेशन ये दी गई है कि वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। मतलब कहने का यही है कि अगर वो किसी आपराधिक मामले में वकील के तौर पर कार्य करेगा तो उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वो जो है वकील का कार्य नहीं कर सकता है किसी आपराधिक मामले में। फिर दोस्तों एक लिमिटेशन ये दी गई है उनकी कि भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये उनकी लिमिटेशन दी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो हमें इन चारों पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो थी बातें अटॉर्नी जनरल की थी, जिसमें जो है हमने लगभग सभी चीजें उनकी कवर कर ली गई है। अगर कोई भी महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरी राय में इससे बाहर शायद नहीं जा पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी इससे सुविधा मिले। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।